हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर राजस्थान से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्र नीति का एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक, न्याय और न्यायपालिका। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपने मेरे पहले वीडियो सारे देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैं आपको शुक्र नीति के एक टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से बता रही हूँ। साथ ही इसमें जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती जा रही हूँ, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्याय एवं न्यायपालिका। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ और लास्ट में भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो कि आपको इसी वीडियो में उनके आंसर हैं, जो कि संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही मेरी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर भी करिएगा आप अपने साथियों के साथ में, जिससे उनको भी मेरे वीडियो से लाभ मिल सके। और जो भी आपकी परेशानी है उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके मैं जवाब दे सकूँ। तो अब हम पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। हमने पहले पढ़ा है स्टूडेंट्स की राजा के 8 प्रधान कर्तव्य हैं, और उन 8 प्रधान कर्तव्यों में दुष्ट निग्रह यानी दुष्टों का नाश करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी देखिए, जो राज्य की स्थापना होती है वो न्याय की व्यवस्था के लिए होती है, यानी एक तो आक्रमणों से रक्षा, आंतरिक सुव्यवस्था, और तीसरी चीज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, न्याय की स्थापना। तो न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रजा तभी अपने धर्म का पालन करती है, समाज में शांति बनाए रहती है, जबकि राजा निष्पक्ष और सही न्याय और समय से न्याय करता है। न्याय में देरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो राजा का ये कर्तव्य है कि मुकदमा को उचित प्रकार से निर्णय करे, और प्रजाजन जो है वो राजा के निर्णय का पालन करें। यानी ऐसा नहीं है कि राजा ने निर्णय कर दिया और प्रजा को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया इन्होंने उसी प्रकार से बताई है जैसे कि कौटिल्य ने और मनु ने जो न्याय की प्रक्रिया बताई है, उसी प्रकार से प्रक्रिया शुक्र ने भी बताई है। और उसी प्रक्रिया का इन्होंने, बल्कि उनसे कहें कि उनसे थोड़ा सा ज़्यादा विस्तृत वर्णन इन्होंने संस्थागत और प्रक्रियात्मक जो पक्ष है न्याय का, वो इन्होंने बताया है। तो न्यायपालिका का संगठन, न्यायिक प्रक्रिया, मुकदमों से संबंधित पक्ष यानी वादी प्रतिवादी के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो सब इन्होंने बताई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका संगठन की, न्यायपालिका का संगठन यानी कौन कौन इसमें किस प्रकार से शामिल होते हैं। तो शुक्र ने जो न्याय प्रक्रिया बताई है उसमें न्यायिक संगठन में राजा और सभा का उल्लेख किया है, और साथ में जूरी का भी इन्होंने उल्लेख किया है। जूरी क्या होती है स्टूडेंट्स की, वो स्थायी रूप से न्यायाधीश नहीं होते हैं और न्यायपालिका में वो बैठते हैं, और उनको न्यायिक मामलों की जानकारी होती है। यानी वो एज ए न्यायाधीश नहीं होते हैं, बस वो सलाहकार होते हैं और उनको न्यायिक मामलों की पूरी जानकारी होती है। तो ये जूरी व्यवस्था होती है, जो कि ब्रिटिश शासन में बहुत ज़्यादा प्रचलित में रही। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था भारत में, तो जूरी व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे यहाँ रहा है और उसकी बातों को माना जाता था। तो न्याय व्यवस्था जो है, राजा की संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रमुख जो निर्णायक था, वो जो प्रमुख निर्णायक और सर्वोच्च अधिकारी है वो राजा था। यानी अन्य व्यक्ति तो थे ही, लेकिन राजा उनमें सबसे मुख्य था। हम कहें कि सर्वोच्च न्याय अधिकारी या अंतिम जो न्याय होता था वो राजा के द्वारा होता था। जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को सबसे मेन स्थान प्रदान है, चाहे भले न्यायपालिका में न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट जो है, लेकिन उसके बाद में जो अंतिम जो शक्ति है वो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति को होती है। तो शुक्र ने राजा से शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक कार्यों को भली भांति देखने की अपेक्षा की है, कि वह अपनी मनमानी नहीं करेगा। जो भी वो न्याय का कार्य करेगा वो शास्त्रों के अनुरूप करेगा। व्यवहार यानी जो भी लोक व्यवहार में चल रहा है उसके अनुसार करेगा, और लोगों के लिए क्या उचित है उसके अनुसार करेगा, और सभासदों की सहमति लिए बिना निर्णय नहीं लेगा। यानी सबके निर्णय से करेगा, मनमानी नहीं करेगा। मैंने पहले ही आपको बताया है
कि वह सभी से सलाह लेकर के करेगा। तो यहाँ पर जो एक निकाय है सभा जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था, ये केंद्रीय न्यायालय या न्याय सभा हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर के व्यक्ति के लौकिक आचरण और हितों की जांच स्मृतियों के आधार पर, स्मृति का जो कानून है जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, अन्य जो स्मृतियां हैं उनके आधार पर किया जाता है। और 10 साधनों का इसमें उल्लेख है जिनकी मदद से ये कार्य किया जा सकता है। ये 10 साधन कौन कौन से हैं? राजा, जिनके आधार पर यदि हम कह सकते हैं कि कानून के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो है राजा, यानी राजा तो है ही मेन, क्योंकि जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठ रहा है, जब वो गद्दी पर बैठ रहा है, तो उसके कुछ कर्तव्य स्वतः ही आ जाते हैं। तो राजा, सभ्य, सभ्य से मतलब जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार की जानकारी रखते हैं, हम कह सकते हैं जूरी के मेंबर। स्मृति, जो ग्रंथ होते हैं। लेखपाल, जो लिखता है इन सबको, लेखक। स्वर्ण, अग्नि, जल, ये हो सकता है कि पहले इनकी शपथ लेते हों। और अधिकारी और राजपुरुष, ये सभी जो हैं 10 न्याय के स्रोत हम इनसे कह सकते हैं, साधन कह सकते हैं। और जो सभा है उसमें राजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था। राजा अध्यक्षता करता था और सभा में अपना प्रतिनिधि भी नियुक्त करता था यदि राजा उस समय कार्य नहीं कर रहा हो। और एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से राजा का रहता था। प्राण विभाग, जिसका उल्लेख आपके लिए मंत्री परिषद वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया शुक्र नीति का, उसमें आया है, क्योंकि प्राण विभाग मुख्य न्यायाधीश कहा गया है और वह सारे न्याय कार्य को अपने निर्देशन में करवाता है। ब्राह्मण वर्ग को प्राथमिकता देने के साथ ही सभी जातियों से सभा के सदस्य बनना स्वीकार किया है। यानी शुक्र ने देखिए कितना अच्छा न्याय किया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, इसलिए सभी जातियों के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो प्राण विभाग होगा राजा के बाद में, और वो व्यक्ति जो है शुक्र के अनुसार ऐसा नियुक्त होना चाहिए जिसे विधि शास्त्र का ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो और निष्पक्ष हो और निष्ठा और मतलब बिल्कुल संदेह नहीं हो उसके ऊपर। इसके अलावा न्यायालय का जो कार्मिक वर्ग है वो तो बहुत काफ़ी सारा होना ही चाहिए। और बाकी के जो साधन है, जैसे अभी हम कहें कि टाइप वगैरह की सुविधा जैसे वर्तमान में होती है, तो इस तरह से जो लेखपाल है, पहले ही आ चुके हैं लेखक और लेखपाल, तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि न्यायालय अपना कार्य सुचारू रूप से करे, क्योंकि न्याय कार्य में सारे साधन उसकी पवित्रता के लिए, उसकी जल्दी होने के लिए आवश्यक होते हैं। सही निर्णय होना चाहिए। और राजा और न्यायाधीश जो है उनके लिए भी ये आचार संहिता निर्धारित की है कि जो न्यायाधीश है या राजा है वो मनमाने व्यवहार का पालन नहीं करे। उनके भी अपने नियम हैं, राजा भी उन नियमों को पालन करेगा न्याय करने में, और न्यायाधीश भी उन नियमों का पालन करेंगे। दूसरी चीज़, विभिन्न जातियों में, श्रेणियों में, कुलों में जो भी परंपरा चलती है, सबकी अपनी परंपरा के अनुसार ही उसको न्याय दिया जाएगा। धर्म के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। और सभासद सभा में सत्य, मतलब जो भी सभासद हैं उनको सत्य बात कहनी चाहिए। ये नहीं कि वो किसी भी प्रकार से राजा को या न्यायाधीशों को गलत बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। और जो राजा और न्यायाधीश हैं वादी के प्रति भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। ये नहीं कि उसको आरोपी होने से पहले ही उसके साथ में गलत व्यवहार करें, वैसे भी गलत व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख देखिए, एक एक चीज़ का उल्लेख इन्होंने किया है। संगठन है, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता है, कौन कौन न्यायाधीश होने चाहिए, किस प्रकार के न्यायाधीश होने चाहिए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया, जैसे हमारे यहाँ होती है ना न्यायिक प्रक्रिया की, किस किस प्रकार से कोई मुकदमा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, कौन कौन सी स्टेज उसमें आती हैं, तो इन्होंने भी बताई हैं। मनु और कौटिल्य में भी मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो सरल शब्दों में व्यवहार है न्यायिक प्रक्रिया। तो न्यायालय में चलने वाले जो मुकदमे की प्रक्रिया है उसको व्यवहार कहा है, व्यवहार की संज्ञा दी है इन्होंने। ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे ही अपराधी और निरपराधी का पता चलता है। और इसके 4 चरण इन्होंने बताए हैं व्यवहार के, यानी जो प्रक्रिया के पूर्व पक्ष, यानी किसी भी मुकदमे की शुरुआत पूर्व पक्ष के लिखित या मौखिक बयान से होती है कि वास्तव में ये मुकदमा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब जो केस है, जो अपराध है, वाकई में वो अपराध है भी या नहीं,
दूसरा है प्रतिपक्ष यानी वादी और प्रतिवादी। तो दूसरा चरण प्रतिपक्ष का प्रारंभ होता है कि न्यायालय वादी प्रतिवादी दोनों से ही प्रश्न और प्रतिप्रश्न करता है, यानी पूछता है उनसे, और न्यायालय ये अनुभव करता है कि वास्तव में कानून की दृष्टि से यदि कोई मुकदमा बनता है तो तीसरा जो चरण है क्रियापद में प्रवेश करता है, अन्यथा वो यहीं पर ही द्वितीय पाद में ही समाप्त हो जाता है। अब क्रियापद क्या है? क्रियापद के अंतर्गत मुकदमे में विभिन्न प्रमाणों की कड़ी जांच की जाती है कि जो प्रमाण दिए गए हैं क्या वो प्रमाण वाकई में सही है या वो प्रमाण गलत हैं। तो प्रमाण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इन्होंने मनुष्य प्रमाण, दैवी प्रमाण बताए हैं, और इन प्रमाणों से ही, जिसको कहें हम सबूत, है ना, तो सबूत जो हैं उनसे ही सत्य असत्य की जानकारी मिलती है। मानुष प्रमाण मतलब कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद है ना, या फिर कोई वस्तु वहाँ मौजूद है, ठीक है, इस तरह का, या कोई सामान हमें वहाँ मिला है। दैवी प्रमाण जो है वो यदि मानुष प्रमाण नहीं है तो दैवी प्रमाण माने जाते हैं, जैसे कि अग्नि का शपथ लेना है, या कोई देवता आकर के कह रहे हैं, या मैं जैसे वर्तमान में कहते हैं ना गीता की शपथ खा के कहता हूँ मैं, तो पहले जल की लोटे से कहते थे कि मैं गंगा जल ही उठा रहा हूँ। तो इस तरह के दैवी प्रमाण ये उचित माने हैं, जबकि मानुष प्रमाण नहीं है। और अंतिम जो है वो पाद है, लास्ट जो चौथा अंतिम चरण है, और ये जो है इसमें शुक्र ने 6 प्रकार के निर्णय बताए हैं, निर्णय पाद है ये, और इसमें प्रमाण, तर्क सिद्धि यानी प्रमाण चाहिए, तर्क दिए जाने चाहिए, अनुमान लगाया जा सकता है, व्यक्ति का आचार देखा जाता है, शपथ ली जाती है, राजा की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वादी की सहमति भी इसमें होनी चाहिए, यानी वादी को इन्होंने पूरा सम्मान दिया है। तो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर इन्होंने ध्यान दिया है। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के निर्णय का इन्होंने तरीका बताया है। स्टूडेंट्स, आपको ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, और यदि पूरी न्यायिक प्रक्रिया का क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपको ये बहुत ही अंदर तक सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। अच्छा, जब हम इनके दंड की बात करते हैं तो इन्होंने 4 प्रकार के दंड की बात की है, कि कायिक या फिर 3-4 प्रकार के जो दंड है उनका इन्होंने वाचिक है ना, मानसिक है, इस प्रकार के इन्होंने दंड बताए हैं। तो ये दंड व्यक्ति को दिए जाएंगे यदि किसी पर दंड बनता है। और निर्णय जो है, निर्णय की घोषणा के साथ ही विजेता जो पक्ष है उसको जयपत्र दिया जाना चाहिए, यानी एक पेपर उसको दिया जाना चाहिए, और कानूनी दस्तावेज हम उसको मान सकते हैं, और वादी प्रतिवादी दोनों को ही उस समय उपस्थित होना चाहिए। और शुक्र ने अपने पूर्ववर्तियों के विरुद्ध नई व्यवस्थाओं जैसे पुनर्विचार होता है ना, अपील जिसको हम कह सकते हैं, तो अपील की बात भी इन्होंने कही है, और जमानत की बात भी इन्होंने कही है कि जमानत भी दी जा सकती है, बेल जिसको हम कहें जमानत है, वकील का भी इन्होंने उल्लेख किया है। तो इन्होंने बहुत आगे इनके विचार, हम चाहे तो मंत्रिपरिषद संबंधी विचार देखें, चाहे इनके कानूनी विचार देखें, देखिए सब में इन्होंने बहुत ही नई बातें ये लेकर आए। अपील की बातें हैं, या बेल की बातें हैं, या वकील की बातें हैं। और जो नियोगी है यानी जो वकील है उसको कानून का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और उसे नियम अनुसार शुल्क भी उसे मिलना चाहिए, मतलब जो नियम अनुसार उसका बनता है। ये नहीं कि वकील कहते हैं ना कि वकील लूटते हैं, तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और दंड के भी बहुत सारे प्रकार और दंड के तरीके भी इन्होंने बताए हैं। तो दंड जो है वो थोड़ा अमानुषिक दंड भी पहले चलता था, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह के दंड नहीं बताए कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो, व्यक्ति में सुधार आए, ये इन्होंने माना है। और जो न्याय की जो प्रक्रिया है उस पर इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है, और सही व्यक्ति को न्याय सही प्रकार से मिलना चाहिए, राजा को पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत ही ये कहें कि वैज्ञानिक तरीके से है। वर्तमान में इसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। हालांकि दैवीय प्रमाणों का कोई अभी हमारे यहाँ पर नहीं माना जाता दैवीय प्रमाणों को, क्योंकि कानून जो है मानुष सबूत या फिर उस समय के जो सबूत हैं उनको मानता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके
कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको किन और विषयों पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को आप सब्सक्राइब करते रहिए। आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और साथ ही मेरा वीडियो जो है आप पूरा देखिए। आगे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे विषयों पर वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।